सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एमएससी सेकेंड सेमेस्टर में नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर नंबर 3 में है और आज हम जिन टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है हमारे पास कपल्ड फ्लो क्या होता है, लीनियर फिनोमिनोलॉजिकल रिलेशन क्या है और प्राइमरी फिनोमिनोलॉजिकल कोफिशिएंट और ऑनसागर फिनोमिनोलॉजिकल कोफिशिएंट किसे कहते हैं, इसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब हमारे पास कपल्ड फ्लो क्या है इसको हम डिस्कस करेंगे। देन तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आप इसके नोट्स बना लीजिए। आपके सामने जो चीजें लिखी हैं प्लीज आप उसको अच्छे से आप नोट्स बना लीजिए। ठीक है, हम इसमें दोबारा लौटेंगे, आपको नोट्स बनाने के लिए हम दोबारा इस पे लौटेंगे और यहाँ से हम और बातों को समझेंगे। अभी हम दूसरे पेज पे जाते हैं और हम इसी चीज को जो लिखा है इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो हमारे पास क्या है कि कपल्ड फ्लो क्या होता है। कपल्ड फ्लो क्या है, मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए हमारे पास ये एक सिस्टम है, इसके अंदर एक गैस भरी हुई है। ठीक है, ये गैस है और गैस ए है। ठीक है, और ये हमारे पास मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास वॉल है, ये जो हमारे पास वॉल है, ये वॉल हमारे इस वॉल में क्या है, हमारे पास छोटे छोटे क्या है, पोर्स हैं। ठीक है, ऐसा हम एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक गैस भरी है और ये हमारा पूरा सराउंडिंग ओपन सराउंडिंग है, ये हमारे पास सराउंडिंग है। ठीक है, और ये हमारा सिस्टम है, मतलब एक कंटेनर में गैस भरी है, दिस इज आवर सिस्टम। ठीक हो गया। अभी यहाँ पर क्या है, ये ए गैस मान लेते हैं एक उदाहरण के लिए कि यहाँ पे अंदर ए गैस बहुत ज्यादा है, ए गैस क्या है, बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर ए गैस कम है, ऐसा अभी हम मान रहे हैं। ठीक है, तो ए गैस अगर यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे ए गैस का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ए गैस का कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा है, यहाँ पर ए गैस का कंसंट्रेशन कम है। तो यहाँ पे ग्रेडियंट कौन सा है, यहाँ पे ग्रेडियंट कौन सा है, मतलब किस प्रॉपर्टी में यहाँ पे क्या है, फर्क है, कौन सी प्रॉपर्टी में फर्क है। तो यहाँ कंसंट्रेशन में क्या है, फर्क है, कंसंट्रेशन में फर्क है, यानी कि यहाँ पे जो हमारा ग्रेडियंट होगा वो क्या होगा, कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ग्रेडियंट होगा वो हमारा कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पर इस सिस्टम और ये जो दूसरा हमारा सराउंडिंग है, इसके बीच में किस प्रॉपर्टी का फर्क है, तो किस प्रॉपर्टी का फर्क है अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास किस प्रॉपर्टी का फर्क है, तो यहाँ हमारे पास है कंसंट्रेशन का फर्क है। यानी कि यहाँ पे हमारा जो ग्रेडियंट होता है, जो हमारा ग्रेडियंट है, ठीक है, वो कंसंट्रेशन है। ग्रेडियंट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे ग्रेडियंट का फर्क है, यहाँ पे कंसंट्रेशन का फर्क है, तो किसके कंसंट्रेशन का फर्क है, ए के कंसंट्रेशन, ए यहाँ ज्यादा है यहाँ पे कम है, तो कौन सी चीज यहाँ फ्लो करेगी, यहाँ पे ए फ्लो करेगा। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, तो ए फ्लो कर रहा है ना, तो ए फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा क्या हो गया, फ्लक्स हो गया। और ये कौन फ्लो कर रहा है, ए फ्लो कर रहा है। ठीक है, ए के पार्टिकल्स यहाँ फ्लो कर रहे हैं, यानी कि ए का मास यहाँ जा रहा है, तो यहाँ फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पे कौन सी चीज जा रही है इस तरफ, यहाँ पे ए का मास जा रहा है। तो यहाँ पर इस ए के कंसंट्रेशन में फर्क होने की वजह से यहाँ पर जो ए का मास है वो इस तरफ मूव कर रहा है। तो ए का मास मूव कर रहा है, हम इसको लिख लेते हैं, ए के मास को हम लिखते हैं यहाँ पर, इसके मास को जो मूव कर रहा है इसको लिखते हैं हम dm1/dt। टाइम के साथ साथ ए का कितना मास जा रहा है उसको हम यहाँ लिख रहे हैं। तो ये फ्लक्स यहाँ पे dm1/dt है, और यहाँ पे ग्रेडियंट क्या है, ए का कंसंट्रेशन है। इसको हम थोड़ा और तरीके से लिखेंगे, तो उसको लिखेंगे डी, ए का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को C1 मान लेते हैं। ठीक है, अपॉन dx, मतलब पर यूनिट एरिया वो कितना मूव कर रहा है उसको हमने यहाँ दिखा दिया। ठीक है, तो ये हमारा ए का ग्रेडियंट है जिसको हम dc1/dx लिख रहे हैं, और इस ग्रेडियंट के होने की वजह से, इस डिफरेंस के होने की वजह से ए का मास यहाँ प्यारे बच्चों मूव कर रहा है, और ए का जो मास यहाँ मूव कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। कि कितनी क्वांटिटी मूव कर रही है उसको हम फ्लक्स कहते हैं।
पिछले वीडियोस में हम फ्लक्स के बारे में बात कर चुके हैं कि जब किसी प्रॉपर्टी का फर्क होता है, डिफरेंस होता है, ग्रेडियंट होता है, तो उस फर्क की वजह से, उस डिफरेंस की वजह से कोई एक क्वांटिटी अपनी हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू की ओर मूव करती है। और यहाँ पर फ्लक्स है कंसंट्रेशन, यानी कि सॉरी, यहाँ पर ग्रेडियंट है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन में फर्क है, ए अंदर कम है बाहर ज्यादा है, सॉरी ए अंदर ज्यादा है बाहर कम है। तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे ग्रेडियंट है। और क्या चीज मूव कर रही है, ए मूव कर रहा है, यहाँ ए के पार्टिकल मूव कर रहे हैं, यानी कि ए का मास मूव कर रहा है। और यहाँ पे जो मास है वो फ्लक्स है, ठीक है, वो मूव कर रहा है, तो मास यहाँ फ्लक्स है। और ए का जो मास मूव कर रहा है उसको मैंने dm1/dt से प्रदर्शित किया हुआ है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब इसके बाद हम क्या लिखते हैं, इसी चीज को हम कैसे लिख लेते हैं, फिर हम कहते हैं कि भैया जितना ज्यादा ग्रेडियंट होगा उतना ही ज्यादा क्या होता है, उतना ही ज्यादा क्या होता है, उतना ही ज्यादा फ्लक्स होता है, ठीक है। जितना ज्यादा प्रॉपर्टी में यहाँ फर्क होगा, कंसंट्रेशन में जितना ज्यादा यहाँ फर्क होगा, उतना ही ज्यादा यहाँ से, उतना ही ज्यादा यहाँ से ए की जो, ए का जो पार्टिकल है वो मूव करेगा, उतना ही ज्यादा यहाँ से ए का मास मूव करेगा। यानी कि जितना ज्यादा यहाँ पे ग्रेडियंट होगा, जितना ज्यादा यहाँ पे ग्रेडियंट होगा, उतना ही ज्यादा यहाँ पे क्या होगा, फ्लक्स होगा, जे होगा, ठीक है। ठीक हो गया। अब हम इसको कैसे लिखते हैं फिर, हम यहाँ पे जे की जगह पे क्या लिखेंगे, dm1/d2 लिखेंगे। चलिए लिख लेते हैं। तो यहाँ जे की जगह पे मैं लिखूंगा dm1/dt, ठीक है। यहाँ जे की जगह पे dm1/dt लिख दिया, इक्वल टू यहाँ पे कांस्टेंट लगा देते हैं d, ठीक है। d एक कांस्टेंट लगा दिया, इसको हम ट्रांसपोर्ट कोफिशिएंट कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ हमने पिछले वीडियो में l दिखाया था यहाँ पे l, लेकिन मैं अब इसको सिंप्लीफाई करके d लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे होंगे हमारे पास, तो अभी ABCD करके लिखेंगे हम। और यहाँ पे ग्रेडियंट का सिंबल क्या बनाया मैंने, dc1/dx, ठीक है। तो ये हमारा इस वाले सिस्टम के लिए हो गया। अब मान लेते हैं प्यारे बच्चों, मान लेते हैं कि इस तरफ को B एक पार्टिकल है, इस तरफ को B एक पार्टिकल है जो इन पोर से अंदर जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे B ज्यादा है, यहाँ B ज्यादा है और यहाँ पे B कम है। तो ये दूसरा सॉल्यूट है जो अब सराउंडिंग से कहाँ मूव करेगा, सिस्टम की ओर मूव करेगा, डिफ्यूज करेगा, इसको डिफ्यूज करना भी कहते हैं। कोई गैस जहां पे ज्यादा होती है वहां से जब वो उधर मूव करती है जहां पर वो कम है, तो इसको डिफ्यूजन कहते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे B है ज्यादा, अंदर B कम है, तो B यहाँ पे मूव करेगा अंदर की तरफ, ठीक है। B यहाँ अंदर मूव करेगा। तो अब हम यहाँ पे B के लिए बनाते हैं, मैंने यहाँ पे A के लिए इसको लिख दिया, अब मैं B के लिए लिख रहा हूं कि B यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पे ग्रेडियंट यानी कि x, यहाँ पे ग्रेडियंट क्या है, यहाँ पे ग्रेडियंट B का ग्रेडियंट है, ठीक है। यहाँ पे जो डिफरेंस है, कंसंट्रेशन में डिफरेंस है, वो अब मैं B के हिसाब से देख रहा हूँ, और B का कंसंट्रेशन में डिफरेंस मैं दे रहा हूँ dc2/dx से, ठीक है, ओके। और यहाँ पर जो B मूव कर रहा है, यानी कि उसकी कितनी मात्रा मूव कर रही है भैया, जब B के कंसंट्रेशन में फर्क होगा, B अंदर बाहर ज्यादा होगा अंदर कम होगा, तो B मूव करेगा ना, जहां वो ज्यादा है वहां से कम की ओर। तो B का जो क्वांटिटी मूव कर रही है, यानी कि B का जो फ्लक्स होगा, मेरी बात समझ रहे हैं, B बाहर ज्यादा है प्यारे बच्चों, अंदर कम है, तो B बाहर से अंदर की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, यानी कि इसका मास यहाँ मूव कर रहा है। यहाँ पे जो क्वांटिटी मूव करती है उसको फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो फ्लक्स है वो B का मास है, तो B का मास कितना मूव कर रहा है, उसको हम विथ टाइम उसको हम dm2/dt लिखते हैं, ठीक है। ठीक हो गया। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो फ्लो है, ए का फ्लो जो बाहर की तरफ है, ठीक है, ए का फ्लो जो बाहर की तरफ है, क्या ए का फ्लो जो बाहर की तरफ है, क्या वो केवल अपने ही ग्रेडियंट से प्रभावित होगा, क्या वो केवल अपने ही ग्रेडियंट से प्रभावित होगा, तो इसका उत्तर है नहीं, इसका उत्तर है नो, ठीक है। तो ए जो बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है, बी के लिए भी यही बात लागू होगी, ए जो बाहर की ओर फ्लो कर रहा है, क्या उसका फ्लो केवल उसी के केवल उसी के केवल उसी के ग्रेडियंट से प्रभावित है, क्या उसी का ग्रेडियंट उसको प्रभावित करता है, तो आंसर है नहीं। उसका
फ्लो कभी कभी बहुत सारे केसेस में बी के बी के ग्रेडियंट से भी प्रभावित होता है, बी के ग्रेडियंट से भी प्रभावित होता है। ठीक है दोस्तों, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो ए बाहर की तरफ निकल रहा है, मैं थोड़ा इसको ऊपर लेके जाता हूं हल्का सा, ये जो ए हमारा बाहर की तरफ जा रहा है, ये ए जो हमारा बाहर की तरफ जा रहा है, ये इसका जो बाहर की तरफ फ्लो है, इसका जो फ्लक्स है ए का, ये वो केवल उसके खुद के ग्रेडियंट से प्रभावित नहीं होता, वो इस बी के ग्रेडियंट से भी प्रभावित होता है, क्योंकि ये बी अंदर को आ रहा है ना, ये कुछ ना कुछ तो प्रभाव डालेगा ना इसके फ्लो को। ये जो ए बाहर जा रहा है उसको कुछ ना कुछ तो ये बी प्रभाव डालेगा ना भाई, उसके फ्लो को, वही कहना चाह रहे हैं। तो ऐसे 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 फ्लो जैसे ए का फ्लो है और बी का फ्लो है, अंदर की तरफ ए का, बाहर की तरफ बी का, उसका अपोजिट अंदर की तरफ, ऐसे फ्लो, ऐसे इरिवर्सिबल फ्लो, ये इरिवर्सिबल फ्लो है। ठीक है, ये बी केवल अंदर जा सकता है, ए केवल बाहर जा सकता है, ऐसे इरिवर्सिबल फ्लो। ठीक है, ऐसे इरिवर्सिबल फ्लो जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ऐसे इरिवर्सिबल फ्लो जिसमें एक का ग्रेडियंट दूसरे के फ्लो को प्रभावित करता हो, ऐसे फ्लो को हम कहते हैं कपल्ड फ्लो। ऐसे फ्लो को हम क्या कहते हैं? कपल्ड फ्लो। अभी मैं आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ पे लिखा है कि साइमल्टेनियस इरिवर्सिबल फ्लो, यानी कि एक साथ होने चाहिए और इरिवर्सिबल होने चाहिए, जैसे ए बाहर गया और उसी वक्त बी अंदर आया। ठीक है, विच आर डिपेंडेंट ऑफ ईच अदर ग्रेडियंट। तो इसका जो फ्लो है वो इसके ग्रेडियंट पे डिपेंड कर रहा है, या इसका जो फ्लो है वो इसके ग्रेडियंट पे डिपेंड कर रहा है। इसको क्या कहते हैं? कपल्ड फ्लो कहते हैं। ठीक है, इसी को हम कपल्ड फ्लो कहते हैं प्यारे बच्चों, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, तो ये कपल्ड फ्लो हो गया। और जो यहाँ पे लिखा रखा है मैंने, हमें क्या कंसिडर करना है, जो मैंने वहां पीछे समझाया है वही यहाँ पे हमें कंसिडर करना है। तो हमें क्या कंसिडर करना है, ध्यान से देखिए। हमें कंसिडर करना है कि जो पहला सॉल्यूट है उसका फ्लक्स है डी एम वन अपॉन डी टू, उसके खुद के ग्रेडियंट के प्रभाव में उसका ग्रेडियंट क्या है? डी सी वन अपॉन डी एक्स है। तो जब ग्रेडियंट, उसका ग्रेडियंट इतना होगा तो उसका इतना मास फ्लो करेगा। उसी समय पे दूसरा जो सॉल्यूट है जो कि अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, उसका कितना मास, उसका कितना ग्रेडियंट है? डी सी टू अपॉन डी एक्स है, और उसका कितना मास फ्लो कर रहा है? डी एम टू अपॉन डी टू मास फ्लो कर रहा है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि जितना ज्यादा ग्रेडियंट होता है उतना ही ज्यादा फ्लक्स भी होता है, मतलब कि जितना ज्यादा कंसंट्रेशन में फर्क होगा उतना ही ज्यादा क्वांटिटी भी मूव करेगी। तो ये मैंने यहाँ पे इक्वेशन ऐसे लिख दी। ठीक है, उसके बाद हम इसको क्या करते हैं? सिंप्लीफाई करते हैं। उसके बाद हम इस चीज को पहले सॉल्यूट के लिए लगाते हैं। तो पहला सॉल्यूट जो है, अब यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसको मैं एक बार दोबारा अपनी वीडियो में जो मैंने उसमें दिखाता हूँ। हाँ, ये देखेंगे। तो मैंने क्या करा है, तो क्योंकि क्योंकि प्यारे बच्चों, क्योंकि इस पहले वाले सॉल्यूट का जो फ्लक्स है वो अपने ही ग्रेडियंट से प्रभावित नहीं होगा, वो दूसरे वाले सॉल्यूट के ग्रेडियंट से भी प्रभावित होगा। तो उसका जो फ्लक्स है, उसके फ्लक्स की इक्वेशन में केवल उसका ग्रेडियंट नहीं आएगा, दूसरा जो आपका सोल्यूट है उसका ग्रेडियंट भी आएगा, यानी कि डी सी टू अपॉन डी एक्स भी आएगा। और यहाँ पर हम यहाँ पे हम एक दूसरा, यहाँ पे हमने दिया है ए बी सी डी ई, यहाँ पे हम दे देंगे ई। यहाँ पर हम जो है इसका ट्रांसपोर्ट कोफिशिएंट दे देंगे। ठीक है, ये जो कांस्टेंट दे देंगे इसको हम, यहाँ पे डी दे दिया, यहाँ पे ई दे दिया, तो ये हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी पहले सॉल्यूट के लिए। तो पहला सॉल्यूट का जो मास उसके ग्रेडियंट की वजह से फ्लो हो रहा है, वो केवल वो केवल उसी के ग्रेडियंट पे निर्भर ना करके दूसरे वाले सॉल्यूट के ग्रेडियंट पे भी निर्भर करेगा। ठीक है, ऐसा इस इक्वेशन में बताया गया है। तो यही चीज मैं आपको एक बार अपने नोट्स में दिखाता हूं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है इस चीज को कि भैया दूसरा जो सॉल्यूट है उसका जो मास है वो उसी के ग्रेडियंट पे ना निर्भर करके, पहला वाला जो सॉल्यूट है उसका जो मास बाहर निकल रहा है, उसकी जो अमाउंट बाहर निकल रही है वो उसके ही ग्रेडियंट पे निर्भर ना करके
दूसरे वाले के ग्रेडियंट पर भी निर्भर करेगी। ऐसे ही इसी प्रकार से दूसरे वाले सॉल्यूट के लिए भी देखो, अब ये नोट्स बनाते रहना आप, ठीक है, ऐसे नोट्स बनाते रहना आप। और उसी प्रकार से जो दूसरा वाला सॉल्यूट है, दूसरे वाले सॉल्यूट का जो मास फ्लो कर रहा है वो केवल खुद के ग्रेडियंट पे निर्भर ना करके पहले वाले के ग्रेडियंट पर भी निर्भर करेगा, क्योंकि जब बी अंदर आ रहा है तो बी का जो ग्रेडियंट है, यहाँ पे बी का कंसंट्रेशन और यहाँ पे बी का कंसंट्रेशन, ये जो फर्क है, ये जो फर्क है इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डी सी टू अपॉन डी एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उसी वक्त ए बाहर जा रहा है ना, तो ए का फ्लो भी क्या कर रहा है, इस बी के फ्लो को प्रभावित करता है, और इसीलिए हम करते हैं, कहते हैं कि बी का जो मास आ रहा है अंदर वो केवल उसके ही ग्रेडियंट पे निर्भर ना करके ए के ग्रेडियंट पे भी निर्भर कर रहा है, ठीक है। तो ये आप नोट्स बना लेंगे प्यारे बच्चों। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इस इक्वेशन को, ये जो हमारी इक्वेशन है ना, यहाँ पे डी क्या है, डी है, ई है, एफ है और जी है, ये सब ट्रांसपोर्ट ग्रेडियंट, ये सब ट्रांसपोर्ट कोफिशिएंट कहलाते हैं। यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया है मैंने, यहाँ पे ये सबके सब क्या है, ट्रांसपोर्ट कोफिशिएंट कहलाते हैं। ये सब एक कांस्टेंट है और इनको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट कोफिशिएंट कहते हैं। इसको सही कर लीजिएगा, ट्रांसपोर्ट कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको नोट्स बना लीजिएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हम इन इक्वेशंस को सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। चलिए एक बार उसमें चलते हैं, अपनी रफ शीट में चलते हैं। अब मैं इस इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में लिख रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। अब ये जो हमने इक्वेशन लिखी है, ये जो हमने इक्वेशन लिखी है, जहां पे मैंने लिखा है डी एम वन अपॉन डी टी, यानी कि जो पहला सॉल्यूट है उसका जो मास फ्लो कर रहा है, ए जो बाहर जा रहा है उसका जो मास फ्लो कर रहा है, उसका जो मास फ्लो कर रहा है, उसका मास जो फ्लो कर रहा है, उसकी जो क्वांटिटी फ्लो कर रही है वो अपने खुद के ग्रेडियंट पे निर्भर कर रही है, प्लस वो दूसरे सॉल्यूट के ग्रेडियंट पर भी निर्भर कर रही है। और मैंने आगे यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट लिख दिए हैं, कुछ कांस्टेंट लिख दिए हैं। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट, इनको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट कोफिशिएंट, ठीक है। अब मैं इस इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा जे, इसको मैं लिखूंगा जे, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, पिछले वीडियो में बताया कि जो फ्लक्स होता है उसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और ट्रांसपोर्ट कोफिशिएंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताइए, तो ट्रांसपोर्ट कोफिशिएंट को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और हम जो ग्रेडियंट होता है उसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बस इसी फॉर्म में हमें इस इक्वेशन को, इसी फॉर्म में हमें इस इक्वेशन को क्या करना है, दर्शाना है, ठीक है बच्चों। तो हम इसी फॉर्म में हम इस इक्वेशन को दर्शाएंगे, किस फॉर्म में, इस वाली फॉर्म में, ठीक है, जहां पे हमारा जो फ्लक्स होगा उसको जे से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ग्रेडियंट को एक्स से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और हमारा जो ट्रांसपोर्ट कोफिशिएंट होता है उसको एल से रिप्रेजेंट करेंगे। उसी फॉर्म में हमें इस इक्वेशन को दर्शाना है। तो ये हमारा जो पहला सॉल्यूट है, सॉल्यूट ए का जो मास बाहर जा रहा है, जिसको मैंने डी एम वन अपॉन डी टी से यहाँ पे अभी तक दर्शा रहा था, इसको अब मैं जे के टर्म में दर्शाऊंगा। तो ये पहला सॉल्यूट है इसलिए इसको J1 लिख दूंगा, ठीक है। तो पहले सॉल्यूट का जो फ्लक्स, यानी कि पहला सॉल्यूट का जो क्वांटिटी बाहर मूव कर रहा है उसको J1 से लिख दिया मैंने, ओके। और ये जो हमारा कोफिशिएंट है उसको मैं कैसे लिखूंगा, L से, तो इसको L लिखूंगा, ठीक है। और कौन सा सॉल्यूट है, ये हमारा पहला सॉल्यूट है, तो 1 लिखूंगा। और किसके ग्रेडियंट की उपस्थिति में, कौन सा ग्रेडियंट यहाँ पे प्रभावित कर रहा है इसको, उसका खुद का ग्रेडियंट है ना, तो पहला वाला सॉल्यूट है 1 और उसका खुद का ग्रेडियंट है 1। तो ये दो चीजें लिखी जाएंगी। यहाँ पर जो पहला वाला, ये पहला जो है फर्स्ट, फर्स्ट मतलब कौन मूव कर रहा है, यानी कि पहला सॉल्यूट मूव कर रहा है, ठीक है, ये फर्स्ट उसको रिप्रेजेंट करेगा। और दूसरा वाला डिजिट रिप्रेजेंट करेगा कि ग्रेडियंट किसका है, ग्रेडियंट कौन सा है। तो ग्रेडियंट कौन सा है, तो पहला वाला सॉल्यूट है हमारे पास, पहला वाला हमारे पास सॉल्यूट है, ठीक है, फर्स्ट सॉल्यूट है, पहला सॉल्यूट है यहाँ पे, इसलिए 1 लिखा है। और उसी का ग्रेडियंट है, उसी का ग्रेडियंट है, उसी का क्या है, उसी का ग्रेडियंट है, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा गया है, ठीक है। और देखो ग्रेडियंट उसी का है ना। अच्छा, ग्रेडियंट को हमने कैसे दर्शाना है, एक्स से दर्शाना है, तो उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्रेडियंट को एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स, और किसका ग्रेडियंट है, पहले वाले का ग्रेडियंट है, तो x1 लिख देंगे। अच्छा ठीक है, प्लस, अब यहाँ पे हमारे पास E है, इसको हम दोबारा L से लिखेंगे, L। और यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, ये किसके लिए है, ये इक्वेशन कौन से सॉल्यूट के लिए, फर्स्ट सॉल्यूट के लिए। तो यहाँ पे कौन सा सॉल्यूट मूव कर रहा है, फर्स्ट मूव कर रहा है, लेकिन किसके ग्रेडियंट से प्रभावित हो रहा है, अब यहाँ पे किसका ग्रेडियंट है, सेकंड वाला ग्रेडियंट है यहाँ पे, इसलिए 2 लिख देंगे, ठीक है।
और यहाँ पे जो हमारा ग्रेडियंट है उसको x2 लिखेंगे। समझ गए ना? तो कैसे लिखा मैंने कैसे लिखा, तो ये हमारा जो dm1/dt है प्यारे बच्चों, उसको मैं कैसे दर्शाऊंगा, उसको मैं अब j से दर्शाऊंगा। और क्योंकि पहले सॉल्यूट की बात हो रही है तो 1 लिखेंगे। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, d लिखेंगे। d यानी कि d को मैं l से दर्शाऊंगा। d को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, l से। ये हमारा ट्रांसपोर्ट कोफिशिएंट है l से। अब यहाँ पे 2 डिजिट लिखने होते हैं हमने, यहाँ पे 2 डिजिट लिखने होते हैं। अब ये 2 डिजिट किसको दर्शाते हैं, पहला डिजिट दर्शाता है कि कौन सा सॉल्यूट मूव कर रहा है, कौन सा आपका जो कौन सा कौन सा सब्सटेंस मूव कर रहा है, ठीक है, जो फ्लक्स है वो कौन सा है। तो पहला सब्सटेंस मूव कर रहा है ना, यहाँ से ए मूव कर रहा है ना, तो इसलिए मैंने 1 लिख दिया। फिर दूसरा जो डिजिट है वो दर्शाता है कि किसका ग्रेडियंट है, किसकी ग्रेडियंट, क्योंकि वो अपने ग्रेडियंट से तो मूव करता ही करता है, लेकिन दूसरे के ग्रेडियंट से भी प्रभावित होता है ना। तो ये जो दूसरा डिजिट है वो बता रहा है कि किसके ग्रेडियंट की उपस्थिति में इसका फ्लो हम देख रहे हैं। तो उसके खुद के ग्रेडियंट की उपस्थिति में देख रहे हैं, इसलिए 1 लिखेंगे। तो 1 वो खुद हो गया, और 1 दूसरा 1 यानी कि वो अपने खुद के ग्रेडियंट की, अपने खुद के ग्रेडियंट की, अपने खुद के कंसंट्रेशन के फर्क की वजह से उसका मोमेंट हम स्टडी कर रहे हैं, इसलिए 1 लिखा जाएगा। अच्छा, उसका खुद का ग्रेडियंट कैसे है, यहाँ पे उसका खुद का ग्रेडियंट है तो वो x1 हो जाएगा, प्लस ई को भी मैं l से दर्शाऊंगा क्योंकि ये भी एक ट्रांसपोर्ट कोफिशिएंट है। और ये यहाँ पे कौन सा सोल्यूट है, हम फर्स्ट सोल्यूट की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बार वो किसके ग्रेडियंट से प्रभावित है, दूसरे वाले के ग्रेडियंट से प्रभावित है, इसलिए 2 लिखा जाएगा। अच्छा, दूसरे वाले का ग्रेडियंट कैसे लिखेंगे, x2 के रूप में लिखेंगे। तो ये हमारी इक्वेशन बेटा ऐसी बन जाती है, ये एक सिंपल फॉर्म के रूप में आ जाती है। इसी इक्वेशन को, इस रूप में हम इस इक्वेशन को कहते हैं, इस रूप में हम इस इक्वेशन को कहते हैं लीनियर फिनोमिनोलॉजिकल रिलेशन। क्या कहते हैं इसको, लीनियर फिनोमिनोलॉजिकल रिलेशन कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, तो वो जो हमारे पहले सॉल्यूट के लिए मैंने ऐसे लिख दिया, इसको हम कहते हैं लीनियर फिनोमिनोलॉजिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास पहला सॉल्यूट ना होके आई सॉल्यूट होता, अगर हमारे पास आई सॉल्यूट होता तो मैं यहाँ पे आई लिखता। ठीक है, यहाँ पे मैं आई लिखता, फिर एल 1 की जगह पे आई मूव कर रहा है ना, तो 1 हो जाता, सॉरी आई हो जाता। किसके अंडर, किसके इन्फ्लुएंस में है, पहले ग्रेडियंट के, पहला जो ग्रेडियंट है उसके इन्फ्लुएंस में है, तो x1 हो जाता, 1 हो जाता, और यहाँ पे x1 हो जाता। ऐसे ही फिर i जो है वो दूसरे के ग्रेडियंट से प्रभावित है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो जाता, और उसका ग्रेडियंट x2 हो जाता। वैसे ही i जो है यहाँ पे तीसरे के, अगर तीसरा कोई पदार्थ है उसका कोई ग्रेडियंट है उससे प्रभावित होता है, x3 हो जाता, 3 हो जाता और x3 हो जाता। तो इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, लीनियर फिनोमिनोलॉजिकल रिलेशन कहते हैं, लीनियर फिनोमिनोलॉजिकल रिलेशन कहते हैं। और ये जो हमारा I और जो J है, सॉरी, ये जो हमारा I है, ये जो हमारा I है, I का मतलब ये है कि I का मतलब ये है कि हमारा फ्लक्स भी पहला ही है, और वो अपने ग्रेडियंट में ही, जो फ्लक्स है वो अपने ही ग्रेडियंट में क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक है, मतलब उसका जो फ्लो है, फ्लक्स पहला फ्लक्स है, और उसका जो फ्लो है, पहला पदार्थ है, और उसका जो फ्लो है वो अपने ही ग्रेडियंट से क्या है, प्रभावित है। तो जब ऐसा होता है तो ये जो हमारा ट्रांसपोर्ट कोफिशिएंट होता है, इसको हम कहते हैं लीनियर फिनोमिनोलॉजिकल कोफिशिएंट। ठीक है, तो लीनियर फिनोमिनोलॉजिकल कोफिशिएंट क्या है, लीनियर फिनोमिनोलॉजिकल कोफिशिएंट का मतलब है कि जो हमारा सॉल्यूट होगा, ठीक है, जो हमारा सॉल्यूट होगा उसको अगर हम 1 कह रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो मास है उसको हम 1 कह रहे हैं, और वो अपने ही अगर ग्रेडियंट से, अपने ही ग्रेडियंट से अगर वो क्या है, प्रभावित है, अपने ही ग्रेडियंट की उपस्थिति में वो मूव कर रहा है, उसी के ग्रेडियंट की उपस्थिति में कितना वो मूव कर रहा है, जब उसको देखा जाता है, तो इस कोफिशिएंट को हम क्या कहते हैं, लीनियर फिनोमिनोलॉजिकल कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कुछ कुछ बातें समझ में आ रही होंगी। ओके, ये अब आते हैं हम ऑनसागर में। ऑनसागर फिनोमिनोलॉजिकल कोफिशिएंट क्या है उसको देखते हैं। अब ऑनसागर एक वैज्ञानिक था, उसने क्या करा, इस इक्वेशन में जो अभी तक हमने इक्वेशन पढ़ी, इन इक्वेशंस में इस L को, यानी कि ये जो ट्रांसपोर्ट कोफिशिएंट है, इसकी वैल्यू को निकालना बहुत ही कठिन था। ठीक है, बहुत ही मुश्किल हो रही थी इसकी वैल्यू को निकालना। तो ये जो ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, जब भी क्वांटिटी जब मूव करती है अंडर इट्स ग्रेडियंट, तो उस केसेस में
ये जो ट्रांसपोर्ट कोफिशिएंट होता है इसकी वैल्यू को निकाल पाना बहुत कठिन होता है, लेकिन ऑनसागर ने इसको कैलकुलेट किया, ठीक है, और ऑनसागर ने इन एल को कैलकुलेट किया, यानी कि इन ट्रांसपोर्ट कोफिशिएंट को कैलकुलेट किया, और उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि अगर एल आई जे होता है तो वो एल जे आई के बराबर होता है। इसका मतलब अगर आई एक हमारे पास सोल्यूट है, वो जे के ग्रेडियंट की उपस्थिति में क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है, प्रभावित है उसका फ्लो, तो वो जो एल आई जे होगा। और इसी तरह से जब जे एक सोल्यूट है, वो आई के ग्रेडियंट से प्रभावित है, आई के ग्रेडियंट में फ्लो कर रहा है, तो उसका जो एल जे आई होगा, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। ऐसा हमारे किसने सिद्ध किया है, ऐसा हमारे ऑनसागर ने प्रूफ किया है। ठीक है, मेरी बात को आप समझ रहे होंगे, समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऑनसागर ने क्या प्रूफ किया है, ऑनसागर ने दो काम किए, एक तो भैया ये एल की वैल्यू निकाली, जो पीछे हमने इक्वेशन देखी थी, इस इक्वेशन में ये जो एल है ना, ये एल निकालना बड़ा कठिन था, डिफिकल्ट था, इम्पॉसिबल था, इसको कैलकुलेट किया ऑनसागर ने। वैज्ञानिक तो ये समझ गए थे कि एक सॉल्यूट का फ्लो केवल उसी के ग्रेडियंट से प्रभावित नहीं होता है, वो दूसरे सॉल्यूट के फ्लो के ग्रेडियंट से भी प्रभावित होता है, यानी कि इक्वेशन तो सही है, लेकिन ये एल क्या होगा, ये कैसे निकलेगा, ये कांस्टेंट कैसे निकलेगा, ये कोफिशिएंट का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो इसको मैथमेटिकली किसने निकाला, इसको मैथमेटिकली ऑनसागर ने निकाला। और ऑनसागर ने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात प्रूफ कर दी कि जब कोई सॉल्यूट आई है, वो अगर जे ग्रेडियंट से प्रभावित है, उससे उसके उसमें फ्लो कर रहा है, तो उस वक्त जो हमारा कांस्टेंट होगा, और उसी वक्त जब जे सॉल्यूट है, वो आई के ग्रेडियंट से अगर वो प्रभावित है या उसमें फ्लो कर रहा है, तो उसका जो एल होगा, वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। और इसी इक्वेशन को कहते हैं हम ऑनसागर रेसिप्रोकल रिलेशन। ठीक है, इसको कहते हैं ऑनसागर रेसिप्रोकल रिलेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑनसागर रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। और ये वाला जो हमारा ट्रांसपोर्ट कोफिशिएंट होता है, जहां पे हमारा कोई फ्लक्स, कोई सोल्यूट दूसरे के ग्रेडियंट से प्रभावित हो, क्या बोल रहा हूं मैं, जहां पे हमारा कोई सोल्यूट दूसरे के ग्रेडियंट से प्रभावित हो, उस वक्त जो हमारा ट्रांसपोर्ट कोफिशिएंट निकलता है, उस ट्रांसपोर्ट कोफिशिएंट को हम कहते हैं ऑनसागर फिनोमिनोलॉजिकल कोफिशिएंट। क्या कहते हैं, ऑनसागर फिनोमिनोलॉजिकल कोफिशिएंट। तो दो कोफिशिएंट है हमारे पास, दो कोफिशिएंट है, एक तो एल आई आई हो गया या एल जे जे हो गया, इसको कहते हैं लीनियर फिनोमिनोलॉजिकल कोफिशिएंट। यहाँ पे सॉल्यूट अपने ही ग्रेडियंट से इफेक्टेड है, सॉल्यूट अपने ही ग्रेडियंट से इफेक्टेड है, ठीक है, यानी कि अपने ही ग्रेडियंट की उपस्थिति में सॉल्यूट का कुछ मास मूव कर रहा है। और अगर सॉल्यूट का मास दूसरे के ग्रेडियंट से इफेक्टेड होगा, ठीक है, सॉल्यूट का फ्लक्स दूसरे के ग्रेडियंट से इफेक्टेड होगा, तो उस वक्त जो कोफिशिएंट होता है उसको हम कहते हैं ऑनसागर फिनोमिनोलॉजिकल कोफिशिएंट। तो उम्मीद है कि आपको कुछ बातें यहाँ पे समझ में आ रही होंगी। आप सभी लोग चीजों को सीखिए, अगर कहीं पर कोई डाउट होगा तो मेरे से जरूर पूछिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों, आपका दिन शुभ हो।